नमस्कार, मैं हूं राजीव। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने नए सीपीएसई बॉन्ड फंड का एनएफओ प्रस्तुत किया है और यह एनएफओ 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक खुला रहने वाला है। इस फंड का पूरा नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी सीपीएसई बॉन्ड प्लस एसडीएल। 2024 की मैच्योरिटी है इसकी। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, यह फंड सीपीएसई यानी केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं उनके बॉन्ड में और एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन इनमें निवेश करेगा। निफ्टी सीपीएसई बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2024 50-50 इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स है और इस इंडेक्स में जो जो बॉन्ड और एसडीएल हैं जिस अनुपात में है, उन्हीं बॉन्ड में उन्हीं एसडीएल में उसी अनुपात में यह फंड निवेश करने वाला है। तो इस फंड के बारे में हम इस समय बात करेंगे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के डिप्टी हेड ईटीएफ हेमंत भाटिया से। हेमंत भाटिया इस समय हमारे साथ हैं। हेमंत, स्वागत है आपका। अब सबसे पहले तो नमस्ते। आपसे ये समझना चाहेंगे कि मतलब हम इससे पहले कि आपके इस फंड की इस एनएफओ की बात करें, उससे पहले जरा डेट ईटीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में ही समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खास तौर पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी डेट ईटीएफ के कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत परिचित नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक है। देखिए, ईटीएफ स्ट्रक्चरली बेसिकली एक व्हीकल है जो पर्टिकुलर बेंचमार्क इंडेक्स फॉलो करता है एंड गिवन दैट ईटीएफ is listed on the exchange. Basically you can buy and sell ETF in two ways. One is on the exchange and one is directly with the fund. एंड एज अ अंडरलाइंग ईटीएफ में आप कोई भी अंडरलाइंग के लिए ये ईटीएफ का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ज्यादा अपने देश में इंडिया में पॉपुलर है फिलहाल इक्विटी ईटीएफ, बेसिकली फॉर एग्जांपल से निफ्टी ईटीएफ, बैंकिंग ईटीएफ काफी पॉपुलर है। डेट साइड पे भी आप ईटीएफ को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स बनेगा उसमें आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज यूज कर सकते हैं। जैसे इस ईटीएफ का जो बेंचमार्क है उसमें ट्रिपल ए रेटेड सीपीएसई बॉन्ड्स और एसडीएल्स जो स्टेट इशू करते हैं, बेसिकली जो जो स्टेट के बिहाफ पे इशू होते हैं वो अंडरलाइंग है। तो सिमिलर टू इक्विटीज एंड सिमिलर टू कमोडिटीज, गोल्ड ईटीएफ भी काफी पॉपुलर है। डेट ईटीएफ में अंडरलाइंग रहेगी इंडेक्स जो होल्ड करेंगी अंडरलाइंग डेट सिक्योरिटीज को। जी, तो किस तरह के निवेशक हैं, किस श्रेणी के निवेशक हैं जो डेट ईटीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं या जिनके लिए आपको लगता है कि ये ज्यादा एक अच्छा व्हीकल हो सकता है निवेश का? या देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है। इसमें हम ये करने वाले हैं कि जो भी अंडरलाइंग बॉन्ड्स हम खरीदेंगे वो हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम जो इन्वेस्टर्स इस प्रोडक्ट में आएंगे उनकी एक्सपेक्टेशन वो ये एक्सपेक्टेशन से आने चाहिए कि डे वन पे जब आप एनएफओ में इन्वेस्ट करोगे तब से लेके मेच्योरिटी तक आपको इस ईटीएफ के यूनिट्स को होल्ड करना है, ताकि जो एक बॉन्ड का पे ऑफ होता है, बेसिकली अगर आपने बॉन्ड खरीदा एक दिन एक पर्टिकुलर डे पे और मेच्योरिटी तक होल्ड किया तो बेसिकली उसकी जो भी यील्ड होती है जिस दिन पे आप एंटर होते हो उस बॉन्ड में वो यील्ड आपको मिल जाती है। मार्केट उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने होल्ड टू मेच्योरिटी किया तो वो यील्ड आपको जनरली अराउंड दैट यील्ड मिल जाता है। इस ईटीएफ में भी क्योंकि हम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं बेसिकली, और अंडरलाइंग भी काफी सेफ है क्योंकि ट्रिपल ए रेटेड सीपीएसईज हैं और एसडीएल्स हैं बेसिकली। तो ये सारे उन निवेशकों के लिए ये प्रोडक्ट सेंस बनेगा जो एक एफएमपी में इन्वेस्ट करते थे, एट द सेम टाइम लॉट ऑफ एचएनआईज और कॉर्पोरेट्स को भी ये प्रोडक्ट ज्यादा अपील करेगा। तो ओवरऑल सारे निवेशकों को अपील करेगा, but it will be useful more to corporates and HNI and to retail investors who are investing in FMPs basically. जी, आपका ये जो फंड है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें बहुत साफ है कि जो केंद्र सरकार की पीएसयू कंपनियां हैं उसके बॉन्ड में आप 50% पैसा रखेंगे, 50% पैसा आप एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में रखेंगे। और ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो हैं वो 5 राज्यों के हैं, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। और जो केंद्र सरकार की कंपनियां हैं जिनके बॉन्ड में आप पैसा लगाएंगे वो हैं आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचपीसीएल, एनएचपीसी, बीपीसीएल, आईआरएफसी, नाबार्ड और एक्जिम।
तो ये हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट है और इन सब में आप बराबर बराबर पैसा लगा रहे हैं, यानी जो 5 एसडीएल हैं उनमें 10-10% लगाएंगे तो 50% हो गया, और करेक्ट, ये जो 10 सीपीएसई चुने गए उनमें उनके बॉन्ड में 5-5% लगाएंगे तो 50% उसका हो गया। इस तरह से 100% जो निवेश होगा आपके इस फंड का होगा। तो ये तो मोटा मोटा करेक्ट, स्ट्रक्चर है, लेकिन करेक्ट। लेकिन यहाँ पर इस फंड के बारे में या और बताएं कि जैसे अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो निवेशक को क्या फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ चूंकि ईटीएफ है तो इसका मतलब ही ये है कि आप जब चाहें एक्सचेंज पर इसकी यूनिट खरीद सकते हैं, जब चाहें बेच सकते हैं। तो जो लोग करेक्ट, बाद में कभी एंटर करें या बीच में कभी निकलना चाहें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्योर। देखिए, गिवन दैट इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बाय एंड होल्ड होने वाला है। हम डे वन पे अंडरलाइंग बॉन्ड्स और सीपीएसई बॉन्ड्स और एसडीएल खरीदेंगे और एंडेवर करेंगे कि हम उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। तो जो भी निवेशक डे वन पे आएंगे और एंड तक होल्ड करेंगे उनके लिए बेसिकली बहुत सारी रिस्क कम हो जाती है। जैसे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट में के अंडरलाइंग की प्राइसेस अप और डाउन जाएंगी तो उतार चढ़ाव चलती रहेगी एनएवी में। तो जो होल्ड करेगा मैच्योरिटी तक उनको उस उतार चढ़ाव को सोचने की जरूरत नहीं है। उनको बेसिकली जस्ट ये ध्यान में रखना है बेसिकली कि मेच्योरिटी तक होल्ड करें एंड गिवन दैट जो अंडरलाइंग है बेसिकली वो एकदम ही सेफ है। इसके लिए उतार चढ़ाव और सेफ्टी बेसिकली ये दोनों उनके लिए बेसिकली कॉम्बिनेशन में काम करेगी एंड अगर वो होल्ड करेंगे देन उनको इस चीज के लिए बॉदर नहीं करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम गिवन दैट ये ईटीएफ है और ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा तो इसकी एनएवी बेसिकली डेली बेसिस पे चेंज होती रहेगी और एक्सचेंज पे डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सप्लाई इसकी प्राइस चलेगी। तो जो इन्वेस्टर इन बिटवीन आते हैं और एग्जिट होते हैं बिफोर द मेच्योरिटी उनको प्राइस वॉलेटिलिटी बेयर करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, और उस समय जब से वो उन्होंने एंटर किया से जब उनको एग्जिट करना है उस समय तक अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट्स अप और डाउन गए और अंडरलाइंग ईटीएफ अप की एनएवी अप और डाउन गई, उस हिसाब से उनका बेसिकली पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव उनको देखने पड़ेंगे। तो वो ध्यान पर्टिकुलर इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए व्हाइल एंटरिंग दिस फंड। जी, कई बार ये देखा गया है अब चूंकि ये बॉन्ड ईटीएफ जो है वो एक नई कैटेगरी के रूप में उभर रही है, अभी बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई है, या इसमें खास करके जो दिक्कत आ सकती है वो है लिक्विडिटी की। कई सारे लिक्विड ईटीएफ ऐसे होते हैं जिनमें जब निवेशक खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सामने बाजार में लिक्विडिटी कम रहती है। तो करेक्ट। इस बात को अगर हम देखें तो इस चीज को ठीक करने के लिए या निवेशकों के सामने ऐसी दिक्कत ना आए इसके लिए क्या आप अपनी तरफ से कुछ इंतजाम करेंगे? देखिए, कोई लिक्विडिटी ऑफ ईटीएफ, कोई भी ईटीएफ की लिक्विडिटी होती है वो डिपेंड करती है लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग पे। इन दिस ईटीएफ द अंडरलाइंग इज योर ट्रिपल ए रेटेड सीपीएसई बॉन्ड एंड योर एसडीएल्स। ओके, तो जो बेंचमार्क इंडेक्स जब कंस्ट्रक्ट हुआ है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। जो भी टॉप 10 ट्रिपल ए रेटेड इश्यूअर्स थे बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंडेक्स of the as per the index methodology, top 10 मोस्ट लिक्विड इश्यूअर सिलेक्ट किए गए हैं और उन टॉप 10 इश्यूअर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी अंडरलाइंग जो सिक्योरिटीज एग्जैक्टली आएंगी उस इश्यूअर की मल्टीपल सिक्योरिटी होंगी, तो वो सिक्योरिटी चुनी गई है बेसिकली जो मोस्ट लिक्विड सिक्योरिटी है फॉर दैट पर्टिकुलर इश्यूअर इन द मैच्योरिटी बकेट जो हम देख रहे हैं लास्ट 3 to 4 years। तो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 ये मैच्योरिटी बकेट में जो भी टॉप 10 ट्रिपल ए रेटेड मोस्ट लिक्विड इश्यूअर्स है वो चुने गए हैं एंड जो एसडीएल्स हैं वो चुने गए बेस्ड ऑन देयर आउटस्टैंडिंग बेसिकली। तो जो ये लिक्विडिटी और आउटस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन है बेसिकली दैट विल टेक केयर ऑफ बेसिकली द मोस्ट लिक्विड सीपीएसई इश्यूअर्स and the most popular basically states in terms of the outstanding। तो given that basically the underlying इसका फेयरली लिक्विड होने वाला है बेसिकली हम नहीं देख रहे हैं कि इन्वेस्टर को लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत आएगी। एट द सेम टाइम हमने गिवन दैट ये फंड ईटीएफ फॉर्मेट में ऑफर हो रहा है, एक्सचेंज पे मार्केट मेकर्स रहेंगे जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय एंड सेल कोड्स प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टरों को एंड सो दैट
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ईटीएफ के यूनिट्स रहेंगे वो काफी लिक्विड हो बाय एंड जी, सेल करने ये के लिए। मार्केट मेकर वाला पॉइंट जो है वो खास तौर पे इम्पोर्टेंट है, जो यूनिट होल्डर्स होंगे आपके फंड के उनके लिए। क्योंकि बेशक अंडरलाइंग जो है वो तो लिक्विड रहेगा, लेकिन अगर यूनिट की लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो फिर निवेशकों को दिक्कत होगी। वहां उस दिक्कत के लिए आप मार्केट मेकर अपॉइंट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर एक इम्पैक्ट कॉस्ट के नजरिए से बात करें, क्या ये मार्केट मेकर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो निवेशक बीच में आएंगे या निकलेंगे उनको इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा ना झेलना पड़े? अगेन यस, तो जो मार्केट मेकर बेसिकली जो एक्सचेंज पे कोड्स प्रोवाइड करेंगे वो एक सर्टन स्प्रेड पे होंगे बेसिकली, उसमें बाय और सेल कोड के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यही हम एंडेवर करेंगे बेसिकली। और अल्टीमेटली मार्केट मेकर जो कोड्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। बहुत ज्यादा डिमांड आई तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि ईटीएफ कभी प्रीमियम पे चले जाते हैं, डिमांड नहीं है और ज्यादा सप्लाई आया ईटीएफ थोड़े बहुत डिस्काउंट पे चले जाते हैं। तो मार्केट मेकर का जो काम रहेगा वो रहेगा कि ईटीएफ को उसके फेयर प्राइस के आसपास बेसिकली एक्सचेंज पे कोट करते रहे, बाय सेल कोट फेयर प्राइस के आसपास करते रहे, सो दैट जो इम्पैक्ट कॉस्ट आएगी इन्वेस्टर को इन टर्म्स ऑफ बाइंग द यूनिट वो लीस्ट आएगी। और सेकेंडली जो अंडरलाइंग है अगर वो काफी लिक्विड है तो इवन मार्केट मेकर को बेसिकली दिक्कतें नहीं आनी चाहिए एक्सचेंज पे क्रिस्प कोट प्रोवाइड करने के लिए। जी, एक चीज हम जानते हैं कि भारत में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो खरीदे कम जाते हैं, बेचे ज्यादा जाते हैं। मतलब ये कि कोई आपके पास आता है बेचने के लिए, तब आप उसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं या उसमें ध्यान देते हैं कि अच्छा ये भी चीज है, इसको खरीदा जाए। तो मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो आपको काफी इसमें मदद कर सकता है अगर आप इस एनएफओ को ठीक से बेचना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के लिहाज से कैसा रिस्पॉन्स है आपके सामने अभी तक? देखिए ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है, स्ट्रक्चर है बेसिकली विच इज मेंट फॉर डायरेक्ट क्लाइंट। बेसिकली इंटरमीडियरी डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन एक होता है कि डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू, दूसरा बेसिकली लॉट ऑफ आरआईएस भी होते हैं जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, उनके लिए भी ये काफी मैटर करते हैं ईटीएफ, गिवन दैट ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो लो होता है एंड इन ईटीएफ बेसिकली कोई डायरेक्ट वे में कोई तरीके का इंसेंटिवाइजेशन नहीं होता है। ओके, तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डायरेक्ट क्लाइंट्स। अगर हम आप कॉर्पोरेट्स की बात करें तो हमको काफी कॉर्पोरेट से अच्छा रिस्पांस आते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम हमने कई सारे प्रेजेंटेशन एचएनआईज को किए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि टारगेट मेच्योरिटी फंड एज अ कॉन्सेप्ट मार्केट में रिलेटिवली न्यू है बेसिकली। और इस फंड में आपकी जो नॉर्मल फिक्स इनकम फंड में कई सारी जो दिक्कतें होती है इन टर्म्स ऑफ से आपको ड्यूरेशन रिस्क होता है जो आपको लेना पड़ता है, फंड मैनेजर कॉल लेते हैं ड्यूरेशन पे, फंड मैनेजर कॉल लेते हैं अंडरलाइंग सिक्योरिटीज पे, ये सारी दिक्कतें इस फंड में रिलेटिवली कम हो जाएंगी, क्योंकि हमको बेंचमार्क को फॉलो करना है और बेंचमार्क में जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है वो एक क्वाजी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्योंकि ट्रिपल ए रेटेड सीपीएससीज है और एसडीएल्स है, दोनों ही फ्रॉम क्रेडिट पर्सपेक्टिव हाईएस्ट सेफ्टी नेचर प्रोवाइड करती है। तो इन्वेस्टर से हमको काफी पॉजिटिव रिस्पांस आते हुए दिख रहा है इस प्रोडक्ट में, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट मैच्योरिटी फंड, जहां पे हमारा स्ट्रेटेजी होने वाला है बाय एंड होल्ड द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज टिल मैच्योरिटी बेसिकली। तो जी, आपने अंडरलाइन की क्रेडिट प्रोफाइल की बात की, उसमें जो सीपीएसई बॉन्ड है वो ट्रिपल ए रेटेड होंगे, ये तो आपने साथ साथ बताया। लेकिन जो एसडीएल हैं उनका क्रेडिट प्रोफाइल क्या है? क्या उनको हम सॉवरेन गारंटी के बराबर मान सकते हैं या किसी और तरीके से देखेंगे उन्हें? तो आप अगर आरबीआई का डेफिनेशन देखते हैं तो वो बाइफरकेट नहीं करते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, बेसिकली दोनों ही बेसिकली इशू किए जाते हैं आरबीआई के। एक इशू किया जाता है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, दूसरा इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। सो आवर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर के फ्रॉम क्रेडिट पर्सपेक्टिव बोथ बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बोथ आर सेम इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट प्रोफाइल। जी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि हाल में जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट में काफी कुछ हमने देखा, क्रेडिट रिस्क उभरा, तो क्या निवेशक आश्वस्त रहेंगे कि इसमें वैसा कोई जोखिम नहीं है? क्योंकि दोनों ही तरफ, चाहे बॉन्ड हो या एसडीएल हो, दोनों में हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग जो है वो उपलब्ध है। यस यस यस, वो कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, हमने
हाई क्वालिटी अंडरलाइंग लिया है बेसिकली, विच इज AAA रेटेड CPSEs। अगेन अगर आप CPSE के डेफिनेशन देखें तो 51% से ज्यादा जनरली गवर्नमेंट होल्डिंग होती है, तभी वो एज अ CPSE क्वालिफाई होती है। एंड SDLs इज नथिंग बट बॉन्ड्स इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इन्वेस्टर सेफ्टी देखता है तो इससे ज्यादा सेफ प्रोडक्ट मिल नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट प्रोफाइल। हेमन, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।